हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है और हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस को बांट सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह के चेंजेस हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएँ कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सुबह में हम अगर भोजन कर रहे हैं, भोजन का पचना ये भी एक तरह का बदलाव है, चेंजेज है। श्वास लेने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी के माध्यम से हम सारी क्रियाएं कर पाते हैं, तो ये भी एक तरह का बदलाव हुआ। पेपर को जला रहे हैं, कैंडल को जला रहे हैं, बल्ब जल रहा है, कोई मशीन मोटर चल रही है, पंखा चल रहा है, तो ये एक तरह का बदलाव है। लेकिन ये सब हमारे आसपास दिखने वाली पदार्थ है, बट कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के माध्यम से भी हो सकते हैं। तो मेनली हमें केमिकल रिएक्शंस वाले जो बदलाव हैं उन पे फोकस करके इस चैप्टर में देखना है। फिजिकल चेंजेस तो बहुत ही इजी है। अगर हम दोनों को मोटा मोटी समराइज़ करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो इसको सिंपली फिजिकल चेंजेस में आप समझ रहे हैं, फिजिकल मतलब जो फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस का, या जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, वो सब में बदलाव होगा। कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड से गैस हो जाएगी, गैस से सॉलिड हो जाएगी, इस तरह का चीज़ें देखने को मिलेगा। लेकिन कोई नया चीज़ नया चीज़ बनने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर में भी बदलाव हो सकता है, स्टेट में बदलाव हो सकता है, कलर में बदलाव हो सकता है। और साथ ही साथ इसके शेप में बदलाव हो सकता है, साथ ही साथ इसके साइज़ में बदलाव हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ फिजिकल जो चीज़ें हैं वो सब में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल चेंजेस। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। और साथ ही साथ नया प्रॉपर्टी भी डेवलप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब नया सब्सटेंस बना ही नहीं तो प्रॉपर्टी जो चेंजेज है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। जो चेंज से पहले सब्सटेंस था वो चेंज के बाद भी सब्सटेंस होगा। और साथ ही साथ इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फिजिकल चेंजेस हैं जिसको हम ई रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। फिजिकल चेंजेस हैं। और अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो नाम में ही केमिकल छिपा है। दैट मीन्स कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे। न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे जब, ये तभी पॉसिबल है जब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बदलाव आए। चेंज से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी और चेंज के बाद जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी, अर्थात रिएक्शन के पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी और रिएक्शन के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनमें बदलाव आएंगी तभी एक नया तरह का सब्सटेंस क्रिएट होगा। तो दैट मीन्स कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं न्यू डेवलप हो जाती हैं सब्सटेंस के अंदर। जो सब्सटेंस पहले जैसा रहता है वो बाद में वैसा नहीं रह पाता केमिकल चेंजेस में। और इन सारे जो केमिकल चेंजेस हैं उनको हम जनरली ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, अर्थात ये इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो प्रोडक्ट बन गई हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये तो मोटा मोटी आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है। अब बारी बारी से इनको हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम एक पेपर को कट कर दें, इसका शेप चेंज हुआ, कोई नया तरह का प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुआ, प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया, जो पेपर पहले था वही पेपर अभी भी है। हम आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इन पेपरों के टुकड़ों को जोड़ के वापस फिर से ओरिजिनल जैसा इसको बना नहीं सकते। तो ये इरिवर्सिबल नेचर का हो गया। सिर्फ शेप बदला, कोई नया सब्सटेंस नहीं बदला, तो एक तरह का ये फिजिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी देखें दोस्तों, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई नया तरह का प्रोडक्ट नहीं देखने को मिला, सिर्फ लिक्विड स्टेट से वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे स्टेट चेंज देखने को मिला, तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम पेट्री डिश में सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लें और उसको हीट करें, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रहेगा। तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि वापस अगर हम वाटर वेपर को कंडेंस कर दें तो वाटर के रूप में हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वाटर वेपर को अगर कंडेंसेशन करके कूल कर दें अगर, तो ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो इवेपोरेटिंग सॉल्ट है वो भी एक तरह का फिजिकल चेंजेस को दर्शा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर कंक्लूड किया जाए कि व्हाट आर केमिकल चेंजेस, तो जनरली हम इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंजेस बोलेंगे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि स्टेट में बदलाव हो गया, शेप, साइज़ और कलर में बदलाव हो गया।
कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये सारे फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। तो ये सारे जो हैं सिर्फ स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएंगे। आप समझते हैं केमिकल चेंजेस को। तो केमिकल चेंजेस के एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, अगर उसको पानी में डालते हैं तो वो सिलेक्ट लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो ये एक तरह का एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्जोथर्मिक रिएक्शन अर्थात हीट रिलीज हो रही है। जब दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे अगर गौर से आप देखेंगे तो जो चेंजेज हैं वो परमानेंट हैं, अर्थात दो अलग अलग सब्सटेंस मिल करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। इनके बीच में बॉन्ड टूटे होंगे और आपस में जुड़ करके नए तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। जो क्विक लाइम की प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट लाइम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, अर्थात नया सब्सटेंस बना, प्रॉपर्टी चेंज हो गई और साथ ही साथ हम इसको रिवर्स आसानी से नहीं कर पाएंगे। कुछ केमिकल मेथड्स का यूज़ करके किया जा सकता है, बट नॉर्मली इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज हुआ जिसमें नया सब्सटेंस बना, प्रॉपर्टी चेंज हुई और जो प्रॉपर्टी इस तरह से चेंज हुई कि वापस उसको रिवर्स करना लगभग ना के बराबर है। हालांकि कुछ केसेस में केमिकल मेथड का यूज़ करके हम रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैग्नीशियम के फीते को अगर हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और हम वापस से मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, रिकवरी आसानी से नहीं कर पाएंगे। नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल जो सब्सटेंस है, स्टार्टिंग सब्सटेंस, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये हमारा डिफरेंसेस है दोस्तों। फिजिकल चेंजेस में जो केमिकल कंपोजिशन है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता। अगर कोई पेपर है तो पेपर ही रहेगा, अगर पेड़ है तो पेड़ ही रहेगा, सिर्फ हम उसको कट कर रहे हैं। कैंडल है तो कैंडल को जैसे को हम कट कर रहे हैं या उसको पिघला रहे हैं तो कैंडल में ही वो रहेगा, बट हम जब कैंडल को जला रहे हैं तो केस अलग हो जाएगा। केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैग्नीशियम था, हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो गया, अर्थात केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो गया। ये मैग्नीशियम था, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सेम यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर से रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो पूरी तरह से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। साथ ही साथ ये जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं और कुछ कुछ केसेस में इरिवर्सिबल भी होती हैं। लेकिन जो केमिकल चेंजेस हैं वो मोस्टली जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, उनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम वापस चाहेंगे कि जो मैग्नीशियम का फीता जो जल गया था वो उसको वापस हम मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें कोई नया तरह का सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि हमने देखा आइस को गर्म किया तो वाटर बना, वाटर को गर्म किया तो स्टीम बना। और साथ ही साथ केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि पेपर को जला दो तो उसका राख मिलेगा। तो आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स पे देखते हैं। फिजिकल चेंजेस में देखिए दोस्तों, हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ बटर। बटर को अगर हम पिघला रहे हैं तो बटर ही रहेगा, कोई नया चीज़ तो बना नहीं। बस बटर सॉलिड था, वो पिघला करके लिक्विड स्टेट में, फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ स्टेज चेंज हुआ। पानी जो लिक्विड था वो गैस में बदल गया, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। कहीं भी अगर स्टेट, साइज, शेप और कलर, इन सब चीज़ों में बदलाव देखने को मिले तो दैट मीन्स कि वो फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो नया चीज़ बन जा रहा है तो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब तीसरा एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर वेपर को हम ठंडा कर दें, जैसे बादल का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ जो स्टेट है गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंजेस है। हम फ्रूट सलाद बना रहे हैं कच्चे फ्रूट्स को काट करके, तो वो फ्रूट ही है, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, इसलिए वो फिजिकल चेंजेस हुआ। अगर हम मेटल को गर्म और ठंडा करते हैं तो वो फैलता है और सिकुड़ता है, तो वो भी एक तरह का एक फिजिकल चेंजेस ही है, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, ओनली शेप और साइज़ में चेंजेस आया। अगर पानी को हम बर्फ़ बना रहे हैं तो पानी पहले लिक्विड था, फिर सॉलिड बन गया, अर्थात स्टेट में चेंज हुआ, तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज हुआ।
हम अगर मेटल्स को पीट पीट के छोटे छोटे चादरों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पहले भी मेटल था बाद में भी मेटल रहा, तो एक फिजिकल चेंज हुआ। हम शुगर और सैंड को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता और वो दोनों बस एक मिक्सचर के रूप में रहेंगे, तो कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, तो इसलिए वो फिजिकल चेंजेज हुआ। हम अगर सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करते रहें उनके सॉल्यूशन से, तो वहाँ भी हम सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट था उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करके क्रिस्टल के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंजेज हुआ। अब कुछ हमारे जो केमिकल चेंजेस हैं इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो भोजन कर रहे हैं पेट में जा कर के अलग अलग एंजाइमों से केमिकल से वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो पूरी तरह से नए तरह का प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक तरह का केमिकल चेंज हुआ। साथ ही हम खाना बना रहे हैं तो उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वापस से हम खाना बनाने के बाद वापस से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको हीट दे करके उसका केमिकल स्ट्रक्चर को बदलना पड़ रहा है, उसके जो संरचना है वो पूरी तरह से बदल जा रही है, तो नया तरह का प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रहा है, नया तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड ये सब हमारे केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। सेम जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारे घर में जो लोहे हैं उनमें जंग लग जाती है, तो वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आयरन और ऑक्सीजन मिल करके आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं और इस तरह से जंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हालांकि रस्टिंग ऑफ आयरन का अलग बड़ा प्रोसेस है, तो उसमें नए तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और धीरे धीरे जो आयरन की मजबूती है वो घटने लगती है। साथ ही अगर हम लकड़ी को खुले में इसी तरह छोड़ देते हैं तो उसका क्षय होने लगता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगते हैं, चींटियाँ उस पर आ जाती हैं और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। अगर हम किसी पेपर को जला रहे हैं तो पेपर को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलता है, तो पूरी तरह से पेपर जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। साथ ही साथ दूध खट्टा हो जाता है, दूध से दही बन रहा है, तो वहाँ भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध को दही में कन्वर्ट कर रही है और खट्टेपन का कारण बन रही है, तो वहाँ भी एक तरह का केमिकल चेंजेज हुआ। अगर हम मैंगो के रैपनिंग की बात करें तो जो मैंगोज़ हैं, कच्चे मैंगोज़, अगर हम उसके ऊपर कार्बाइड दे दें, कैल्शियम कार्बाइड, तो वो उसको हॉट इन्वायरमेंट दे करके उसको पका देता है, तो उसके अंदर जो केमिकल संरचना है वो बदल जाती है। साथ ही साथ कैंडल को बर्न कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही देखने को मिलता है। क्योंकि जब बर्न कर रहे हैं हम लोग दोस्तों तो कैंडल पिघल भी रहा है, तो कैंडल का जो पिघलना है वो एक तरह का फिजिकल चेंज है, बट कैंडल जल भी रहा है तो वो केमिकल चेंज को भी दर्शाता है, क्योंकि कैंडल जल करके CO2 दे रहा है और साथ में हीट भी दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ चेंजेस हमारे पास फिजिकल हैं, कुछ केमिकल हैं और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो जिनमें दोनों ही चीज़ छिपी है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इस तरह से ये हमारे एग्जांपल्स थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या कंडीशंस है जिनके रहते हुए ही केमिकल चेंजेस होने का संभावनाएं हैं। जैसे कि दो रिएक्टेंट्स आपस में आएंगे कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में, तभी दूसरे तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहला कंडीशन है कि क्लोज कांटेक्ट होना ज़रूरी है। दो जो सब्सटेंस आपस में मिल करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाले हैं उनका आपस में मिलना, उनके कांटेक्ट में होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों हीट का, अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो दोस्तों जो सिर्फ हीट देने से ही टूट जाती हैं। जैसे कि हमारे पास KClO3 है, इसको हीट करने से KCl और ऑक्सीजन हमें मिलता है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो लाइट के माध्यम से भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये दोनों HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें प्रेशर के माध्यम से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर देते हैं, लगभग 200 से 900 ATM प्रेशर देते हैं, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज को दर्शाता है और ये केमिकल चेंजेस प्रेशर के माध्यम से हो रहा है। दूसरे तरह के केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाता। जैसे कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, साथ में कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम एस्बेस्टोस का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही हीट भी दिया जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन तेज़ी से प्रोसीड हो सके। तो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हो रही है दोस्तों, या यूँ कह लें कि केमिकल चेंज जो हो रहा है वो कैटलिटिक एजेंट के माध्यम से हो रहा है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं ताकि रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए। साथ ही कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके
होते हैं। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना हो तो हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें किस तरह के एनर्जी के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम क्लोरीन और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक बनता हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली जब ये इसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन को हम H और H इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्लोरीन को Cl और Cl। दोनों में बॉन्ड का ब्रेकिंग होना ज़रूरी है ताकि नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। तो ये HCl के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बॉन्ड आपस में टूटेंगे। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने को देखने को मिलता है। तो जो ये बॉन्ड्स टूटते हैं और इनको बॉन्ड्स को टूटने के लिए कुछ एनर्जी हमें चाहिए होगी, तो उस केस में हमें बाहर से हीट देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें बॉन्ड्स तो ईजिली टूट जाते हैं और साथ में केमिकल रिएक्शन होने के बाद नए जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनसे और भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और इसलिए कुछ केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि हीट निकल रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में हमें हीट बाहर से देना पड़ रहा है। जैसे कि चूने को हम अगर पानी में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, साथ में हमें हीट भी देखने को मिलता है। इसमें हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडे पानी में भी हम इसको अगर हम घोलते हैं तो हीट हमें बाहर निकलता दिखाई देगा। तो इस केस में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दर्शाते हैं। बेसिकली बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे हीट रिलीज होती है और इस वजह से इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट बाहर निकल रही है, बाहर से हमें हीट नहीं देनी पड़ रही है बल्कि खुद ब खुद हीट निकल रही है दोनों के रिएक्शन करने से, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक्सो मतलब आउटसाइड, तो ये बाहर हीट हमें देना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं इसमें एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर निकलती है, जिस रिएक्शंस में हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों जिसमें हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना रिएक्शन जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो उस तरह की चीज़ों को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में मिल करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज देते हैं। साथ ही साथ ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी देते हैं और यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होता है। तो ये करेक्ट इक्वेशन है दोस्तों, गलत लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सनलाइट दे रहे हैं, तो ये जो सनलाइट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इसके बिना ये एक रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं और पेड़ पौधे खाना बना ही नहीं पाएंगे। तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर उसका उल्टा बात करें, जैसे कि खाना जो हमारे पेट में पचता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में ये पावर हाउस बोलते हैं और ये वहाँ अगर टूटेगा, ब्रेक होगा तो 6CO2 और 6H2O में ये ब्रेक हो जाएगा और साथ ही साथ ATP के रूप में एनर्जी निकलेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ एनर्जी निकल रही है। ये जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन इसमें जाता है, ग्लूकोज को इसे तोड़ देता है, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ATP यानी कि एनर्जी निकालेगा। तो ये एनर्जी बाहर निकल रही है। दैट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि सांस लेना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे एग्जाम्पल्स के रूप में अगर और देखें दोस्तों तो और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन को, जो कि सॉल्ट के फॉर्मेशन को दर्शाता है, अगर दोनों को रिएक्शन करवाएं तो 411 किलो जूल एनर्जी का पर मोल एनर्जी जो है वो बाहर हमें देखने को मिलती है। ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ ही साथ दोस्तों चूँकि हमने केमिकल रिएक्शन देखा है तो केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग तरह के कैटलिस्ट चाहिए, हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए। कुछ रिएक्शंस में हमें दोनों का क्लोज कांटेक्ट होना ज़रूरी है। कुछ रिएक्शंस में हमें सनलाइट से भी रिएक्शंस हो जा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो डार्क में भी होते हैं। तो अलग अलग तरह के रिएक्शंस को हम लोग अब कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास मेनली जो रिएक्शंस के टाइप हैं वो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
ये 5 तरह के मेनली 9 क्लास में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि केमिकल चेंजेस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस को कैसे पहचान सकते हैं, फिजिकल चेंजेस को कैसे पहचान सकते हैं, क्या मेन क्राइटेरिया होता है दोनों के बीच में, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। साथ ही हमने देखा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं और उनको कैसे हम पहचान सकते हैं।